हमारे साथ हैं। अभी तक हम लगातार अलग अलग प्रतिनिधियों से, पार्टी के नेताओं से बात करते रहे कि किस तरह से बुंदेलखंड में विकास के नारे दिए जा रहे हैं, हकीकत में क्या बदला है, तस्वीर अब पहले से कितनी बेहतर हुई है या नहीं हुई है, उस पर हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, झांसी में, वीरांगनाओं का शहर, रानी लक्ष्मीबाई का शहर, और झांसी को लेकर भी जब भी बात की जाती है तो यहां के विकास के भी बड़े नारे और वादे किए जाते हैं हर चुनाव में। हमारे साथ यहां के प्रतिनिधि जो कि इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, अनुराग शर्मा जी भाजपा से सांसद हैं। इस पूरे इलाके से अगर हम कहें तो काफी ज्यादा जुड़ाव इनका रहा है, ना सिर्फ इनका बल्कि इनके परिवार की तरफ से भी, इनके पिताजी का भी जुड़ाव रहा। उन्होंने भी काफी इस शहर के लिए काम किया है। और अब किस तरह से यहां पर विकास हुआ या हकीकत क्या है, बात करने के लिए अनुराग जी से सीधे मेरा पहला सवाल आपसे यही है। अनुराग जी, जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, विकास की बयार क्या ला पाई सरकार, कितनी सच्चाई है इस नारे में? नमस्कार, एक आपके सारे दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। और वीरांगना की झांसी से आपका प्रसारण हो रहा है तो इन सब का नमन। देखिए, झांसी में विकास जो हुआ है अभी पिछले 5 साल में, ये एक बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारा विकास आपको आराम से दिखता है, बहुत सारा जो हम कहते हैं फाउंडेशन लेइंग, वो भी कार्य हुआ है। तो इतने सारे कार्य हुए हैं कि अगर मैं आपको लिस्ट गिनाना शुरू कर दूं, मेरे पास 5 पन्ने की लिस्ट है। पर हर क्षेत्र में हमारी सरकार की जो कोशिश है वो 2 प्रमुख जगहों पे होती है। एक है जिसको हम लोग कहते हैं ईज ऑफ लिविंग, एंड देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ लिविंग जहां तक बात है तो सरकार ने तकरीबन सिर्फ मेरे ही क्षेत्र में, झांसी और ललितपुर में 3 लाख घर बनाए। तो इतने सारे जब घर बनते, 3 लाख कार्ड्स बने हैं, 49,000 रूरल हाउसेस बने हैं, और विशेष रूप से हर घर जल योजना। बुंदेलखंड आप कहीं पे भी नाम लीजिए, किसी के साथ भी आप जब चर्चा करती हैं तो सबसे पहली बात बुंदेलखंड के बारे में उठता है कि एक वीरों की भूमि रही है। दूसरी बात जो हमेशा उठती है वो ये रहती है कि हमेशा यहाँ पानी की किल्लत रही है। पहली बार किसी सरकार ने बुंदेलखंड वासियों के साथ इतनी हमदर्दी दिखाई है, जो मोदी सरकार ने और योगी जी ने करी है। हमारे वहाँ महिलाएं अक्सर 3 से 4 घंटा जाती हैं पानी लाने के लिए। उनका आधा दिन आप मान लीजिए व्यतीत हो जाता है सिर्फ जल की वजह से। चाहे अब पहली बार हम अपने गांव में पानी पहुंचा रहे हैं, और पानी नहीं, हर घर में नल, हर घर में जल, और वो भी स्वच्छ जल। जो आज आप बोतलों से लेके पीते हैं 15-20 रुपए का, उस क्वालिटी का जल की कोशिश की जा रही है कि हम हर घर में पहुंचाएं। तो बुंदेलखंड के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। ठीक है। हाँ। दूसरी बड़ी सौगात इसमें यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा सपना था कि हमारे वहाँ 2 नदियाँ निकलती हैं, केन और बेतवा। केन और बेतवा की बात हमेशा होती रही, किसी सरकार में हिम्मत नहीं हुई कि इन दोनों नदियों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। पहली बार मोदी सरकार ने इस बार 45,000 करोड़ की ये परियोजना पूरे बुंदेलखंड को ये सौगात दी है, और उसमें से 1400 करोड़ का इसी बजट में से प्रोविजन भी कर दिया है, और हमारे वहाँ उसका डीपीआर बन भी गया है, सर्वे तक चालू हो चुके हैं। तो ये कार्य धरातल पे आ चुके हैं। ठीक है। तो अनुराग जी, जो आपने बात कही, आज हम लगातार अलग अलग पार्टियों के लोगों से जब बात कर रहे हैं, और हम जो इस इलाके का कैंपेन देख रहे हैं, उसमें अब ये नारा दिया जा रहा है कि अब बुंदेलखंड बदलाव चाहता है।
बदलाव की बयार चाहता है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। जब प्रियंका गांधी यहां पर आती हैं वो भी यही नारा देती हैं, और अखिलेश तो ये कहते हैं कि जितने भी आपने जो अभी यहाँ परियोजनाएं गिनाई हैं वो सब की नींव उन्होंने रखी थी, शुरुआत उन्होंने की थी, आप लोग सिर्फ कागजी कार्यवाही करके अपने नाम पर कर रहे हैं ये सब। देखिए, मैं ऐसे बयान पढ़ता नहीं, पर अखिलेश जी को 2-3 चीजें छोटी सी याद दिला देता हूँ। जहाँ पे आप और मैं बैठे हैं, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक सीपरी का ओवर ब्रिज है जो उनकी सरकार ने हमको दिया था, पर पैसे नहीं दिए थे। वो 7 साल लग गए उस ब्रिज को, वो भी हम लोग जब वापस आए पावर में तब वो ब्रिज जाके बना। तो ये बातें कर जाते हैं, पर धरातल पे क्या है? स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स झांसी में एक शुरू नहीं हुए थे, हमारे आते ही अब शुरू हो गए। 927 करोड़ के स्मार्ट सिटी के झांसी में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स चालू हो गए हैं, कुछ उसमें से दिखने भी लगे हैं। कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं होता था। एक पानी की धर्मशाला है यहाँ पर, वो तो एक झांसी के लिए एक कथा ही बन गई थी। लोग हमेशा ही बात करते रहते थे, हमेशा ही चर्चा में रहता था। और जहां तक आपने कांग्रेसियों की बात करी है, तो सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने अटेम्प्ट करा था। आज आप जाइए, पानी की हमारी धर्मशाला देख के आइए, कितना साफ, कितना सौंदर्य बना दिया गया। तो ऐसे सारे कार्य जो हो रहे हैं धरातल पे, वो हम ही करके दे रहे हैं। ये तो सिर्फ हवा में बात कर जाते हैं। सुबह भाई साहब उठते होंगे और अपना ट्विटर का अकाउंट देखते हैं, ट्विटर के अकाउंट पे ट्वीट मार के चले जाते हैं। तो अनुराग जी, जिस चीज को बीजेपी सबसे अहम मुद्दा बना रही है आपकी पार्टी, वो है कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से काम हुआ है इस इलाके में। ये चुनाव शायद ऐसा पहला चुनाव होगा इस एरिया में जहां पर कि बिना डकैत के बात की जा रही है। ददुआ गैंग जो जिसकी बात जब होती थी और तमाम जो नारे दिए जाते थे, वो सब इस चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपका कहना है। लेकिन बसपा के अभी यहाँ प्रतिनिधि बैठे थे, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था तो हम ही लोगों ने पूरी तरह से हल कर दी थी, ये सब भी हमने कर दिया था। बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया है जो वो नारा दे रही है? देखिए, यहां से रात को निकलने में भी पिछले 5 साल में, 5 साल पूर्व डर लगता था। मेरे जैसे लोग भी अगर ओरछा जाते थे धाम, भगवान रामराज पाते हम लोग, ओरछा में राम राजा जी का मंदिर है, वहां जाने में भी मैं कभी एक गाड़ी में नहीं आता था, 2 या 3 गाड़ियां मित्रों के साथ जाया करते थे, क्योंकि गोली चलने की, कोई भी चीज होने की संभावना पूरी होती थी। यहाँ बड़े बड़े 3-4 गैंग्स थे, ये सारे के सारे खत्म कर दिए। भू माफिया बिल्कुल लिमिट कर दिया गया। हमारे वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे गिट्टी की चोरी होती थी, ये सारी चीजें होती थी। ये सब बंद करके रख दी। आपको अब अच्छा नहीं लगता कहना, पर इनसे यही पूछ लेना चाहिए, सापा वालों के अध्यक्ष जी आज जेल में। बासपा का जो एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, वो भी भूमाफिया डिक्लेयर्ड, वो भी आज जेल में, ललितपुर में। तो अगर उनके जिला अध्यक्ष ही ललितपुर के जेल में है और बासपा के जो कैंडिडेट खड़े आज भी उनको बेल नहीं मिल रही, तो ये खुद ही माफिया थे। एक चीज मैं आपसे अनुराग जी जानना चाहती थी कि बुंदेलखंड में हमेशा से जो चीज हमेशा लैक करती थी वो थी यहाँ का नेतृत्व या प्रतिनिधित्व बहुत कम उस तरह से सेंटर में दिखता था। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से देखने में आया कि आपके जो पार्टी के अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, वो इसी इलाके से जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पिछले 3 महीने में लगता है 6 से 7 बारी वो इस इलाके का दौरा कर चुके हैं। क्या अब बुंदेलखंड को मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम एक तरीके से पीछे रह गया था, उस दिशा में आपको लगता है कि अब पटरी पर लाने की कोशिश हुई है? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 चीजों पे होता है कार्य, एक ईज ऑफ लिविंग, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी हमारे वहां? वो थी पलायन की। हमारे वहाँ इतने बिजनेसेस नहीं थे, लोग आके इन्वेस्ट नहीं करते थे। प्रमुख उसका कारण ये था कि एक गुंडागर्दी और दूसरी कुछ सहूलियतें नहीं थी। आज हमारे वहाँ भरपूर बिजली मिलती है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश ने जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर करी है, उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को उन्होंने प्राथमिकता और अहम माना है, वो है बुंदेलखंड। हमारे वहाँ अगर आप नया प्लांट लगाते हैं तो आपको कोई लैंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं देना, आपके जीएसटी तक में माफी है, स्टेट का जो कंपोनेंट होता है।
आपको सरकार, केंद्र सरकार ने बोला है नई फैक्ट्रीज आएंगी तो 15% इनकम टैक्स पे कार्य होता है, इतने कभी भी कार्य नहीं हुए। आज पहली बार ऐसा लगने लगा है कि बुंदेलखंड के लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं तो है। पलायन पूरी तरह रुक चुका है, आप ये मानते हैं? मैं मानता हूं कि पलायन अभी पूरी तरीके से नहीं रुका, पर रुकना शुरू हो चुका है। पिछले 2 साल में जो मैं देख रहा हूं, गांव में जाता हूं, ये जाता हूं, तो 2 कारण वजह से होता था पलायन। एक, हमारे किसान भाई एक फसल कर पाते थे। आज जब धीरे धीरे हमारे वहां पानी आना शुरू हो गया है तो बहुत सारे जिलों में बुंदेलखंड के 2-2 फसलें होने लग गई हैं। यहाँ तो इतना अकाल पड़ता था कि गांव में सिर्फ वृद्ध लोग या गाय बछड़े रह जाते थे, बाकी सब पलायन कर लेते थे। आज वो स्थिति नहीं है। जब आप जाते हैं गांव में तो आज गांव की भी लोकल इंडस्ट्रीज जो हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, वो आज गांव में रह के खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज इतनी जल्दी आज बुंदेलखंड का आदमी बाहर नहीं जाता। इस दिशा में हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स अपने वहाँ शुरू करे हैं। हमारे वहाँ पहले एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। हमारे वहाँ अब हमने जाकर महारानी लक्ष्मीबाई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत कर दी। ये भी इनका एक पेंडिंग प्रोजेक्ट चल रहा था सालों से, ये भी शुरू हो गया है। और बुंदेलखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंड हो रहा है, दैट स्पेंड मेरे हिसाब से अगर आप देखें, मैं खाली अगर केन बेतवा को भी हटा दूं तो 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसके अतिरिक्त भी बुंदेलखंड में तकरीबन 40,000 से 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट का निवेश हो रहा है। तो एक्सप्रेसवे आ रहा है, डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है, हमारी नई खजुराहो रोड बन चुकी है, हमारे वहाँ रेलवे नेटवर्क में एटलीस्ट 12 से 15,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। जो कह रहा हूं ना, फाउंडेशन लेइंग करे रहे, आज वो फाउंडेशन लेइंग शुरू हो चुकी है। तो रेल नेटवर्क पे आदमी को दिखता नहीं है कि साहब रेलवे वाले इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, बिकॉज उसको इमीडिएटली उसका बेनिफिट नहीं नजर आ रहा है। पर पलायन रुक जाता है, बिकॉज वो जो लोकल में पैसा आता है वो लोकल में ही खर्च होता है। हमारी लेबर लगती है, हमारे बच्चे जो इंजीनियर्स हैं वही काम करते हैं रोडवेज पे या रेल नेटवर्क्स पे। आज हमारे वहाँ ऑप्टिकल फाइबर लेइंग बहुत बड़े पैमाने पे मेरे हर वर्चुअली गांव में हो चुकी है। तो हर गांव को जोड़ रहे हैं। तो अनुराग जी, जब यहाँ पर आकर समाजवादी पार्टी के नेता जब भी पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, 2 अहम बातें वो यहाँ नारे दे रहे हैं। एक तो फ्री बिजली की जो उन्होंने बात की, उनका कहना है कि आप लोगों ने लोगों के और खासकर किसानों के ऊपर बिजली के इतने बिल थोप दिए, इतनी मार उनको बिजली के बिल चुकाते चुकाते करनी पड़ी कि उनका कोई काम हो नहीं पाया। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कहते हैं कि आप गर्मी निकालने की बात करें बीजेपी वाले, मैं रोजगार देने की बात करूंगा। तो ये 2 बातें जब वो करते हैं तब बीजेपी क्या कहेगी? बिजली की जहां तक बात है, सबको पता है कि बिजली हमारे वहां 2 से 3 घंटे से कभी ज्यादा नहीं आती थी। आज झांसी की हालत यह है कि हमको 20 से 24 घंटे के बीच बिजली मिलती है। अब इन्होंने कहा कि किसान भाइयों को हमने बहुत बिल दिए हैं, तो मैं इनसे एक ही आग्रह करूंगा कि कभी एक बार जाके किसान भाइयों को जो 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर के हमने कनेक्शंस दिए हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडाइज करके दिए हैं, और वो भी योगी सरकार ने बुंदेलखंड के लिए विशेष रूप से दिए हैं। तो आज मेरे किसान भाइयों को जो इतनी सस्ती बिजली मिल रही है, 560, 1200 रुपए, 15,000 रुपए तक का मैक्सिमम का पूरे रबी क्रॉप के लिए कनेक्शन मिल रहा है। तो इतनी बिजली तो आज तक कभी नहीं मिली। अच्छा, तो ये तो समाजवादी पार्टी पर आपने जवाब दिया, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को आप मानते हैं कि कुछ चलती है चुनाव में या नहीं चलती? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी चलती है और इस देश का ये सत्य भी रहा है। पर इस देश ने इतना बड़ा परिवर्तन देखा है इस बार कि अब नया शब्द एक आ गया है, उसको प्रो इनकम्बेंसी कहते हैं। तो आप जो भी देख रही हैं वो प्रो इनकम्बेंसी है। प्रो इनकम्बेंसी इसलिए है क्योंकि आज हमारे वहां लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, आज उनके घर बन रहे हैं, आज डीबीटी के माध्यम से लोगों के घरों में सीधा पैसा आता है, आज डीबीटी के माध्यम से पोस्ट टर्मिनल्स की वजह से एक नहीं 2-2 राशन मिलते हैं। तो ये प्रो इनकम्बेंसी आज उन लोगों को नजर आता है। अगर मैं खाली लाभार्थियों की रेशियो देखूं तो इतने लोगों को, सैकड़ों लोगों को बुंदेलखंड में इतना लाभ मिला है कि आज घर बैठे उनको जो चीजों की
लड़ाई लड़नी पड़ती थी, तहसील जाना पड़ता था छोटे छोटे कार्यों के लिए, वो आज घर बैठे हो जाते हैं। तो आज प्रो इनकम्बेंसी वेव है। नहीं तो लोग, तो जब लोगों से बात करो तो लोग ये बात कहते हैं कि उन्हें ये लग रहा था कि सिटिंग एमएलए जो आपके हैं उनके खिलाफ में बहुत सारे कई सारे मुद्दे ऐसे हो गए थे कि लग रहा था कि शायद अगर इनकी जगह नए उम्मीदवार उतारे जाएंगे तो उसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। लेकिन जब उन्हीं को टिकट दिया गया तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद पार्टी ही नहीं चाहती कि कुछ यहाँ पर वो हो, क्योंकि बदलाव जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को काउंटर करने के लिए वो पार्टी ने नहीं किया। मैंने आपसे कहा कि प्रो इनकम्बेंसी है। हमारे जितने भी विधायक यहाँ से खड़े हैं, आज उन लोगों ने इतना कार्य किया है। और भाजपा में आपको दूसरी चीज याद रखनी चाहिए, भाजपा का जो मूल्य है वो दो चीजों पर आधारित है। पहली चीज है सेवा ही संगठन है। तो हर बार हर कार्यकर्ता भाजपा का, और हर कार्यकर्ता से मेरा मतलब है चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री स्वयं हो, सभी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो सबसे पहले इनके लिए है सेवा ही संगठन है, तो सब सेवा कार्य में लगे हैं। दूसरी चीज आप जो कह रही थी कि इनके पार्टी नहीं चाहती, पार्टी तो चाहती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कार्य किया जाए। तो हमारे वहां जितने हमारे प्रतिनिधि आज जनप्रतिनिधि वापस चुनाव लड़ रहे हैं, सबके सबने बहुत अपने क्षेत्रों में ईमानदारी से कार्य किया है। इन पे कोई डकैती, लूटमार, बंदूक चलाने के किस्से, कोई भी संगीन आरोप नहीं है। ये देखने वाली बात है। इनके अगर आप सापा के लोग अभी भी निकाल लें, जो इनके लोग खड़े हुए हैं, तो आधे लोग आपको हिस्ट्री शीटर ही मिलेंगे। अनुराग जी, फर्स्ट और सेकंड फेज का जो चुनाव हुआ उसके बाद जिस तरह के बात आ रही है और दावे किए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से जो आपके विरोध में खड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है और बीजेपी को काफी ज्यादा, जो पिछली बार का जितना बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन था उससे काफी पीछे बीजेपी आएगी, ऐसे उनके दावे हैं। बुंदेलखंड में 19 में से 19 सीटें अगर आती हैं पार्टी की पिछली बार जैसे आई, तो इस बार क्या दावा किया जा रहा है? आपको लगता है कि वही प्रदर्शन उसी तरह का कायम रहेगा, या कुछ इतने समय तक जो आपके सिटिंग एमएलएज हैं या जो लोग आ रहे हैं या जो काम के आधार पर बात हो रही है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा? 19 की 19 सीटें जरूर मिल रही है। मुझे ये तो बिल्कुल ही ग्राउंड रियलिटी जो कहते हैं, आज मैं हर गांव में जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो जितना भी हमारे पूरे क्षेत्र में लोग मोदी सरकार और योगी सरकार से विशेष रूप से बहुत प्रसन्न हैं। आज उनको लगता है कि अगर यही सरकार एक ऐसी है जो हमको सुरक्षा प्रदान करती है और हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करती है, तो आज हमको तो 19 की 19 सीटें तो हर बार ही मिलने वाली है। इस चुनाव में भी नहीं, इसके अगले चुनाव में भी 19 की 19 मिलेंगी। अच्छा, आपको लगता है कि काम में पूरी तरह से सफल साबित हुई है सरकार? बिल्कुल। मैं इसके बारे में तो दोनों केंद्र सरकार को भी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी बधाई दूंगा कि जो कार्य जमीन पे हुआ है वो दिखता है। जैसे हम कहते हैं फर्क साफ है, फर्क साफ है, ये अच्छा आपने नारा दिया। अनुराग जी, एक मैं यहाँ पर महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाना चाहूंगी, क्योंकि हम जब बुंदेलखंड की बात करते हैं, हम झांसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा से होती रही है, महिलाओं के आंदोलन की बात हमेशा से होती रही है। पानी के लिए जो उनके जज्बात रहे, पानी के लिए जो उनकी लाइन में लगने की तस्वीरें आती रही, वो भी कहीं किसी से छुपी हुई नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब इस इलाके में जो छवि थी अब तक की, एक पिछड़ेपन की, महिलाओं के लिए लंबी लाइन लगाने की, पानी के लिए बहुत ही ऐसी अवस्था की जिसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, उसमें कितना बदलाव पिछले 5 साल में आया है? उसमें बहुत बदलाव आया। एक, हमारे वहाँ हर घर में अब चूल्हा पहुंच चुका है, गैस का चूल्हे का प्रोविजन प्रबंधन हो चुका है, और सब जगह मैं गांव में जाता हूँ, माता से पूछता हूँ। इन पर परसों एक माता जी कह रही थी, भैया केरोसिन नहीं आ रहा। तुमने केरोसिन की क्या जरूरत है माता जी, चूल्हा है ना। बोली हाँ, पर कभी कभी याद आ जाती है पुरानी, तो केरोसिन की जरूरत नहीं है। आज हमारे वहां सबके वहां गैस के चूल्हे जलते हैं। दूसरा, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मेरे वहां विशेष रूप से झांसी जनपद में
स्कीम एक चालू करी थी, हम बलूनी कहते हैं उसको, इट्स अ FPO और फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो दूध के क्षेत्र में काम करती है। यहां कभी किसी को विश्वास ही नहीं होता था कि बुंदेलखंड में दूध कभी पूरा पर्याप्त मात्रा में होगा। आज बलिनी के साथ 33,000 औरतें महिलाएं जुड़ी हुई हैं। मेरा टारगेट है उसको 1 लाख महिलाओं तक जोड़ने का अगले 2 साल के अंदर। आपको आश्चर्य होगा ये बात सुनकर कि आज झांसी में इतना दूध हम उत्पाद कर लेते हैं कि आपकी दिल्ली में मदर डेयरी को झांसी से दूध गया है। तो हम इतना ज्यादा कर रहे हैं महिलाओं के लिए, और उसमें सिर्फ महिलाएं जुड़ी हैं और महिलाओं के ही खाते हैं। उसमें करोड़ों रुपए उनको हमने अभी अभी बोनस के रूप में, दूध खरीदने के बाद जो पैसा बच जाता है, जो वैल्यू एडिशन करा जाता है, वो बोनस के रूप में करोड़ों रुपए उन महिलाओं के खातों में भी गया है। तो ये बलिनी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, मेरे वहां 2 DOPs हैं, एक सॉफ्ट टॉयज का झांसी में, और दूसरा अपने वहां बहुत अच्छी साड़ियां बनती है मेरे वहां, वो बुंदेलखंड में बनती हैं, पर वो MP के बुंदेलखंड में बनती हैं, चंदेरी में। हाँ, जी। पर चंदेरी के बहुत सारे लोग पलायन करके आज ललितपुर में आ गए हैं। हाँ। आज भी मेरा सौभाग्य रहा कि मुख्यमंत्री जब आए थे तो उनको मैंने एक वहां का एक शॉल भेंट किया, बोला आप ही के ODOP का ही प्रोग्राम का है। तो आज हमारे वहां महिलाओं को उससे भी बहुत लाभ हो रहा है। और बुंदेलखंड को हम 2 हब्स के लिए डिक्लेयर करने की कोशिश में है, जिसमें फिर से महिलाओं का बहुत लाभ होगा। एक, यहां पर हमारा पानी प्रदूषित नहीं है, हमारी जमीन प्रदूषित नहीं है, और ये दोनों की वजह से हम इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ले जा रहे हैं बहुत तेजी से। तो एक वो हो जाएगा। तीसरा, हमने एक बहुत बड़ा कार्य और शुरू करने की कोशिश में है, और जो शुरू भी हो जाएगा, मुझको उसकी परमिशन भी आ गई है, वो है फूड पार्क्स। तो फूड पार्क्स से वापस शुरुआत हो जाएगी, जिसमें हम महिलाओं को जोड़ रहे हैं। ठीक है। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं इस सेशन को, कोई एक सवाल मैं जरूर ऑडियंस से लेना चाहूंगी, लेकिन सिर्फ एक सवाल, क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक सवाल जी। हेलो हेलो, आवाज ऑन करिए, माइक। हेलो जी, पूछिए। माननीय सांसद जी से हमको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या बुंदेलखंड राज्य बनेगा या नहीं बन पाएगा? बुंदेलखंड के अलग राज्य की मांग लगातार यहाँ पर उठती रही, और इस बार मेरा मन था कि मैं आपसे पूछूं, लेकिन लगातार इस मांग को लेकर सवाल उठते हैं। आप जल्दी से जवाब दें, फिर हम इसको खत्म करेंगे। जी, छोटे राज्य हमेशा बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। हमने जब भी भाजपा ने किए हैं छोटे राज्य, तो वो बहुत अच्छी तरीके से करे गए हैं। जब पूरी जनता जुड़ती है उस सवाल के साथ, तभी वो छोटे राज्य बनाए जा सकते हैं। अभी उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि कुछ क्षेत्र MP के पूरी तरह से सहमति नहीं दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो जब उनकी भी सहमति होगी, राज बनता है लोगों की सहमति से। कांग्रेस की तरह आप तेलंगाना और आंध्रा नहीं कर सकते जहां खून खराबा हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके सारे लोग हमारे साथ जुड़ के राज्य बनाएं। ठीक है अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही बेबाकी के साथ अनुराग जी इस जगह का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, झांसी से जुड़े हुए, और खासकर बुंदेलखंड के विकास की बात जो लगातार की जा रही है, और बीजेपी के जो नारे और वादे हैं खासकर उस सब के बारे में इन्होंने यहाँ पर जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। एक्चुअली CM इज वेटिंग टू। धन्यवाद रीमा। जिन्होंने बुंदेलखंड को पहले देखा है वो उसकी भाजपा का संकल्प है